और उनको एक जवाब देना था कि इनके नज़र में नचनिया हूँ। एस्टिमेट करना है तो कर लो, ओवर एस्टिमेट करेगा तो आपको 4 पैसे का फ़ायदा ही होगा, लेकिन अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आप फालतू में डिप्रेशन में जाएँगे और हमेशा घाटा ही होगा। जब वो लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब एग्ज़ाम क्लियर किए, मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ यार, वो भी डांस करते थे और उनका भी एक बार में क्लियर हो गया, कर सकता है। मेरा लाइफ़ मैं जान रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा होगा तो भी मेरे को फेस करना है, बुरा होगा तो भी मेरे को फेस करना है। So hello and namaste everyone. Welcome back to channel myself Ranjit Chauhan and you're watching the FMG Talks. And आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास. So हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर के बारे में मैं जी। पहले थोड़ा-सा बता देना चाहूँगी। सर ने हमारे यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस की डिग्री करी है, ओस्टेड यूनिवर्सिटी से। और सर एक प्रोफेशनल व्लॉगर, सिनेमैटोग्राफर एंड डांसर हैं, तो मल्टीटास्किंग सर हैं। सो आज देखेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही और कैसी इनकी जर्नी रही। जैसे इनके सर, आपके एफएमजी में कितने मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में? मेरे 180, 180 नंबर। सर ने 180 मार्क्स थैंक यू वेरी अचीव करे मच। हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी के। जी। तो सर पहले आप थोड़ा-सा अपनी जर्नी बताइए, आपने कैसे क्या करा और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मैं हूँ पामगढ़ से, छत्तीसगढ़। मतलब मेरा स्टेट छत्तीसगढ़ है ओह! और मैं जिस ब्लॉक से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी छोटी सी सिटी है पामगढ़, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। और स्कूलिंग वगैरह भी मैंने यहीं से की थी। और स्कूलिंग करने के बाद मैं ऐसे ड्रॉप आउट था, तो मैं उस टाइम कोटा में था, राजस्थान कोटा में। फिर वहाँ कोचिंग वगैरह की और इंडिया में एक्चुअली गवर्नमेंट सीट नहीं मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहिए, ऐसा था मेरा प्लान। और बिल्कुल रैंडम था, एकदम सडन, मतलब इनफैक्ट शुरू-शुरू में मैं सोचा भी नहीं था। जैसे कि मेरा फ़ील्ड काफ़ी अलग था, डांसिंग भी था, वीडियोग्राफ़ी में मेरा एक शौक था। उसके अलावा कुछ हॉबीज़ मेरी और थी। मतलब ऐसा, मतलब गेम में भी मैं करियर बनाना चाहता था, गेमर। और एनिमेशन भी मेरा काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम। तो इस फ़ील्ड में जाना चाहता था मैं। फिर बाकी जो एमबीबीएस में मेरा आने का जो वो था, एकदम ही रैंडम था। पता नहीं, मतलब ऐसे 2 दोस्त बैठे हैं, चलो ना यार रशिया चलते हैं, वहाँ एमबीबीएस का करेंगे, चिल करेंगे। तो कुछ ऐसा वाला अपना सीन था, बिल्कुल। फिर मैं 2015 ओह! में आया था ओश आने। फिर क्या हुआ था कि सीट्स नहीं थी, तो 2015 मैं एज़ अ हाँ, तो लैंग्वेज स्टूडेंट हो गया था 1 साल के लिए। उसके बाद 2016 बैच से मैंने स्टार्ट किया, तो 22 में पास आउट। ओह! हमारी यूनिवर्सिटी में आपको सब लोग हर्ष डीएमसी के नाम से जानते हैं। हाँ, और काफ़ी जर्नी पॉपुलर भी हैं मेरी आप प्रोफेसर्स के बीच। तो हर्ष डीएमसी इसलिए जानते हैं क्योंकि डीएमसी एक्चुअली मेरा निकनेम था। मतलब कुछ एज़ काफ़ी सारे लोग जैसे जानते हैं कि मेरा मतलब ऐसा डांसिंग बैकग्राउंड है, तो एक्चुअली डांसर लोग सोचते हैं कि उनका कुछ स्टाइलिश नेम होना चाहिए। तो मेरा जैसे एक फ्रेंड था सूरज दुबे, तो उसने एसडीएक्स अपना नाम रखा। एक का नाम अरहान था, तो उसने अरहान डीएमएक्स। एक फ्रेंड क्रैकिन, तो ऐसा-ऐसा सबका निकनेम था, तो मुझे कुछ फैंसी सा नेम चाहिए था। तो डीएमसी मेरा लाइफ़ में कुछ ऐसा, कुछ टॉप सीक्रेट वर्ड था, तो मैंने सोचा कि यही मेरा नाम होना चाहिए। तो ऐसा करके मैंने उसको निकनेम रखा। तो निकनेम के पीछे तो ओह! ये वाली बातें थी। तो सर आप डांसर भी हैं, प्लस आप व्लॉगर, यूट्यूबर हैं, सिनेमैटोग्राफर हैं। इतने सब के साथ में आपने कैसे अपनी स्टडीज़ को मैनेज करा? कैसे अपनी लाइफ़ को और स्टडीज़ को बैलेंस करा? कॉलेज अगर स्टडी, मतलब कॉलेज लाइफ़ में तो जैसे सभी को पता है, जैसा चलता है वैसा चलता ही है। बस कॉलेज लाइफ़ में मैं इतना पढ़ता था हुँ, कि मतलब जो एक बेसिक आदमी को पता ही होना चाहिए, एज़ अ एमबीबीएस स्टूडेंट उतना नॉलेज रखना चाहिए था, बस मैं उतना ही था, एक एवरेज। मतलब मैं एकदम गाय-बिता भी नहीं था, या ना ही एकदम मेरा टॉपर पढ़ाई-लिखाई वाले में नाम था। बस इतना कि बस एक मीडियम लेवल का। और मुझे ऐसा था कि कॉलेज लाइफ़ मेरी एक ही रहेगी। क्या स्कूल लाइफ़ में मैंने काफ़ी एन्जॉय किया था, पर जो कुछ-कुछ मोमेंट ऐसा था जिसमें मैं एब्सेंट रहा करता था। तो मुझे ऐसा सोचना था कि कॉलेज लाइफ़ में मेरे को अपना पढ़ाई को भी लेके चलना है और दोनों चीज़ों को ऐसे करके बैलेंस करके चलना है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पढ़ाई छोड़ के जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, उसपे थोड़ा-सा मेरा उस साइड मेरा ज़्यादा लगाव था। ज़्यादा फ़ोकस था। तो पढ़ाई बस ऐसे हाँ, ज़्यादा फ़ोकस था। इसीलिए मैं डांसिंग और ये सारी 3-5 चीज़ें और वहाँ ट्रिप्स वगैरह कराना, घूमना-घामना, ये सारी चीज़ों में मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। बस कॉलेज टाइम पे बस ऐसे ही बस सीन था। ज़्यादा तो कुछ सीन नहीं था। बाकी सब लोग तो जो हैं, तो जानते ही हैं कॉलेज में। तो पढ़ाई से तो उतना मेरा वो नहीं था।
तो सर आपने कब से अपनी स्टडीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी? जैसे मेनली आपने एफएमजी की तैयारी स्टार्ट करी, कौन-से ईयर से? हाँ, तो मैं जब कोविड का जिस टाइम जब आया, तो मैं एक्चुअली इंडिया में था मेरे 5th ईयर में। तो ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं, गिन के 2-4 ही ऐसे सब्जेक्ट थे, फार्मा, पीडिया, ऑप्स, गायनी। कुछ 3-4 बस ऐसे करके सब्जेक्ट थे। उसका वीडियो मैं धीरे-धीरे देखना चालू किया और प्री प्लाटर से पढ़ता था उस टाइम और फुल वीडियो गो थ्रू था। क्योंकि उस टाइम उतना ज़्यादा क्लासेस होती ही नहीं थी और हुआ भी तो वही मतलब माइक को म्यूट करके रख दो और ऐसे जुगाड़ में चलना है, ऐसा वाला सीन था। तो इस तरीके से मतलब कोविड के टाइम पे मैं ज़्यादा थोड़ा-सा एक्टिव हुआ था। लेकिन वो जो फ्लो था वो सिर्फ़ कोविड तक ही रहा। जब फाइनल स्टार्ट हुआ और जब मैं वापस ओस आया, तो फिर से थोड़ी वही वाला बात माइंड में आ गया कि अरे यार लास्ट ईयर है, पढ़ाई-लिखाई बाद में देख लेंगे, अपना थोड़ा लाइफ़ जी लेते हैं। कुछ ऐसा सीन हो गया था होने को। तो फिर भी कॉलेज आने के बाद दिसंबर तक तो कुछ ही नहीं किया मैं, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं था। लेकिन जब जैन आया तब मैं बोला कि 6 महीना बचा है। तब मैंने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके जैसे मैं मेरा खुद का स्ट्रैटेजी था या तो ऑल मेजर सब्जेक्ट हमारे रेडी होने चाहिए या ऑल जो माइनर सब्जेक्ट हैं, वो रेडी होने चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने सारे माइनर्स को छोड़ दिया और सिर्फ़ मेजर सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा फ़ोकस किया और उसको बस 1 थ्रू गया एक्सेप्ट सर्जरी। सर आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट कर लिए थे प्रॉपर्ली एकदम? एकदम प्रॉपर्ली फार्मा, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी और ऑब्स गायनी। ये जो 4 था वो मेरा मतलब एकदम अच्छे से मैंने किया था। ये 4 सब्जेक्ट ओके, ओके। अच्छे से किया था और बाकी जो अदर सब्जेक्ट था वो थोड़ा सुपरफिशियल ही था। थोड़े से बस हल्के जैसे एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री मैंने आज़म सर से करता था उस टाइम। तो बस एक-एक बार उसका वीडियो देख लिया था। बट टू बी ऑनेस्ट जो अदर सब्जेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पीडिया हो गया, फार्मा हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे को याद रहती थी। ऑब्स, गायनी भी जहाँ-तहाँ मुझे याद ही रहती थी। लेकिन आज़म सर से पढ़ा सब चीज़ अच्छा ही था। बट कुछ चीज़ जब तक बार-बार रिविज़न ना करें, तब तक हमें चीज़ें याद नहीं रहती, तो उन सब्जेक्ट में से था। तो वो सब्जेक्ट मेरे पढ़ना, ना पढ़ना एक बराबर था। तो बाकी चीज़ जब मैं दिल्ली आया गौतम नगर तब हुई। अच्छा। तो सर कैसे गौतम नगर में आपकी आपकी प्रिपरेशन हुई? कैसे आपका शेड्यूल था पूरा डे का? गौतम नगर सबसे पहले सच बोलूँ तो जैसे जो भेड़-चाल वाला सीन चल रहा था, मुझे एक भी कोचिंग सेंटर का आइडिया नहीं था। बस इतना मैं मिस्ट का नाम सुना था, मिस्ट, मिस्ट, मिस्ट करके और लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब मेरे कुछ काफ़ी सारे दोस्त जब पहले वहाँ चले गए, तो उन्होंने बताया कि डीपीजीआई है, वहाँ जॉइन कर लो, फीस वगैरह भी थोड़ा अफोर्डेबल है, कम है करके, तो वहाँ जॉइन कर लो करके बोला। तो मैंने वहाँ पे करके जॉइन कर लिया। तो थर्ड बैच था मेरा और अदर बैच के कंपेयर में मैं थोड़ा लेट था। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका था, तकरीबन 25 दिन मैं लेट था। तो हमारी बैचेस स्टार्ट हुई। उसके बाद शेड्यूल जैसे जनरली आदमी सोचता है कि जैसे एक ओस में वो बना रखते हैं कि आदमी को 10-10 घंटे, 12-12 घंटे क्लास लगेगी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे और टीचर पे, कि जो क्लासेस हैं अराउंड 8 टू 9 कभी-कभी 8 बजे से कभी-कभी 9 बजे से चालू होता और 3 शिफ्ट में क्लास चलती। किसी दिन क्लास चलता 7 घंटे का, किसी दिन क्लास रहती 9 घंटे की, किसी दिन रहते 12 घंटे की। तो डिपेंड करता है टीचर पे और क्लास पे और शेड्यूल पे। तो थोड़ा शेड्यूल ऊपर-नीचे ऐसा करके होते रहता था। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही मॉर्निंग में 9 से 10 बजे का एक एवरेज क्लास रहता, वहाँ से चालू होता और तकरीबन 5 बजे तक चलता। 9 से 5 अराउंड, 9 से 5, 9 से 6 और डिपेंड करता है हर सब्जेक्ट पे, ऐसा है। और जो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन ऐसा लगेगा। अगर कोई मेजर सब्जेक्ट रहा, जैसे सर्जरी हो गया, मेडिसिन ऑप्स गायनी हो गया, तो वो लगाएँगे 7 से 8 दिन लेते हैं, वो सारे सब्जेक्ट में, कंप्लीट कराने में अच्छे से। तो ये ओवरऑल शेड्यूल था, मेरा क्लासेस। उसके अलावा फिर मैंने बीच में लाइब्रेरी भी जॉइन किया, लेकिन लाइब्रेरी में थोड़ा-सा लेट जॉइन किया था अक्टूबर पे। उस टाइम क्या कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया था, तो बोले थे नवंबर में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिड नवंबर आते-आते कोर्स कंप्लीट हो चुका था। अराउंड 10-11 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट था हमारा। तो फिर मैंने लाइब्रेरी में जाके वहाँ पढ़ना चालू किया और लाइब्रेरी में भी मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि मेरे को लगातार नहीं पढ़ना रहता था। मैं 3 घंटे पढ़ता, फिर 1 घंटा मतलब घूमने जाता या वीडियो देखता और एनीमे लवर हूँ मैं, तो मैं वैसे ही चुपचाप एनीमे देखना चालू कर देता था लाइब्रेरी में। उसके बाद फिर पढ़ता, फिर 3 घंटे, फिर 1 घंटे एनीमे देखता। तो कुछ ऐसा ही मेरा वहाँ पे शेड्यूल था। बीच-बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम गई कि
हाँ, इतना टाइम तक मतलब कैसे बैठे हैं, लेकिन धीरे-धीरे आदत डाला पढ़ने का। फिर एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गए, तब और ज़्यादा भी टाइम मिल गया। तो कुछ ऐसा तो सीन था वहाँ। और सर एक मैंने आपकी रील्स देखी, उसमें आप बता रहे थे कि लोग आपको काफ़ी टोंट मारते थे डांसिंग को लेके, तो आपने उसको कैसे बैकआउट करा और फिर आप अपना आगे देखे? क्योंकि काफ़ी लोग हैं, हाँ। वो कुछ अलग करते हैं तो लोग उन्हें थोड़ा-सा टोंट ज़रूर मारते हैं कि आप ये कर रहे हो, कैसे आपका वो होगा? तो उसके हुँ। बारे में थोड़ा-सा मोटिवेट करिए सर। तो मतलब जब मैं उसमें शुरू से जब डांस करता था, तो सीन ऐसा रहता था कि अ, मतलब उसमें सीन ये था कि कहीं भी डांस करना हमको पड़ जाता था। कुछ डांस जो कॉलेज की तरफ से होते थे, कुछ ऐसा होता था कॉलेज के अलावा भी जो मेन कैंपस के थ्रू अगर होता, ऐसा वगैरह होता। और कभी-कभी मैं इनफैक्ट टीचर लोग भी मुझे जानते थे, तो अपनी शादी में भी बुला लेते थे, चलिए मेरी शादी में भी एक बार परफ़ॉर्म कर देना, थोड़ा इंडियन भी नाच देगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा करके। तो ऐसे-ऐसे जाता, तो काफ़ी लोग तो मेरे सपोर्टर भी थे, काफ़ी लोग को मेरा डांस पसंद भी आता था और काफ़ी पॉज़िटिव फीडबैक भी आए थे। बट बीच-बीच में ऐसा होता, किसी ने मुझे डायरेक्ट तो नहीं बोला, बट जो एक इनडायरेक्टली टॉन्ट होता है, किसी दूसरे के मुँह से सुनते हैं, तो ऐसा करके होता। लेकिन मैं बोला कि मेरा लाइफ़ या उनका लाइफ़ को मैं अपनी तरीके से कंपेयर तो नहीं कर सकता। मेरा लाइफ़ मैं जान रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा होगा तो भी मेरे को फेस करना है, बुरा होगा तो भी मेरे को फेस करना है। तो ये मेरा माइंड में हमेशा जैसे कि सारे लोग मेरे को बोला करते थे मतलब डांसिंग से रिलेटेड मेरे को सब तो जानते ही थे, तो काफ़ी सारा एप्रिसिएशन भी मिलता था कि अच्छा डांस करता है और मतलब किसी-किसी का हेल्प भी हो जाता था, काफ़ी सारी चीज़ें। इनफैक्ट मेरा मॉड्यूल वगैरह में नंबर लग जाते थे। तो ये मेरा एक फ़ायदा रहता था, चाहे मैं डांस वांस करने गया, कहीं भी हो गया। और कभी-कभी चीज़ें ऐसा हो जाता था कि डांस सिर्फ़ कॉलेज तक ना सीमित होके कभी-कभी वहाँ किसी टीचर्स के जैसे मतलब भाई की शादी हो गई या खुद टीचर की शादी हो गई, जैसे आलिया मैम का शादी था या और किसी-किसी का था। ठीक है ना? अपने सर्जरी वाले टीचर की भी शादी थी। उनके यहाँ भी मैं गया था, डांस वांस किया, परफ़ॉर्मेंस किया, उनके फैमिली से सब इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ें हुआ। और एक बार फिर जब न्यू ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, ये जो अपने मिथवाक के पास जो ब्रिज है ना, तो उसमें भी उस टाइम मेयर आया था। तो मेयर से एक हुँ। रिक्वेस्ट आया था कि हम लोगों को एक इंडियन डांसर चाहिए करके, उस टाइम भी आया था। तो ये ऐज़ मेरे लिए डांसिंग क्या है, मेरे लिए पैशन है। मेरे को क्या है, सामने से काम आ रहा है, बुला रहे हैं, तो मैं उसको एक डांस के नज़रिए से देखता था। लेकिन एक नॉर्मल आदमी देखे तो सपोर्ट करने वाला तो ठीक है, बट कुछ लोगों का मतलब रहता था, क्या है यार कहीं भी नाच ले रहा है, थोड़ा तो मतलब दिखता। तो ऐसे थोड़ी बहुत 19-20 चीज़ें होती थी। बट हमारा मेरा जैसे ग्रुप था, डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर मलिक, ये सब लोगों का, हम लोगों का क्या डांसिंग ग्रुप हुआ करता था। मेरा डांसिंग पार्टनर डॉक्टर लक्षार्थ ये भी था। तो हम सबका एक मतलब ग्रुप हुआ करता था, हम डांस वांस किया करते थे। तो हम सब ऐसे करके आपस में खुश रहते थे। तो फिर क्या हुआ, जब मेरे जो सीनियर्स थे, जब वो लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब एग्ज़ाम क्लियर किए, मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ यार, वो भी डांस करते थे और उनका भी एक बार में क्लियर हो गया और वो भी अपना पैशन फ़ॉलो किए, वो भी यूट्यूबर, सब अपना-अपना कुछ, वो एक जने टिकटॉकर थे। तो जब वो भी टिकटॉकर हैं, वो भी डांसर है, सब अपना-अपना पैशन फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी करूँगा। तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशन था। मैं नेगेटिव साइड पे नहीं गया। आदमी हमेशा बोलता है कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ओवर एस्टिमेट करना है तो कर लो। ओवर एस्टिमेट करेगा तो आपको 4 पैसे का फ़ायदा ही होगा, लेकिन अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आप फालतू में डिप्रेशन में जाएँगे और हमेशा घाटा ही होगा। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके नॉर्मल रख सकते हैं तो नॉर्मल रखिए, और नहीं तो ओवर एस्टिमेट करना है तो ओवर एस्टिमेट कीजिए, उसका अपना ही फ़ायदा है, घाटा कुछ नहीं है। तो ये मेरा कहीं न कहीं एक प्लस पॉइंट था टैकल करने का, और उनको एक जवाब देना था कि जिनके नज़र में नचनिया हूँ, डांसर हूँ या जो भी था, तो ये वो था। मैं क्या ऐसे अदरवाइज़ किसी के लिए हेट नहीं था, वो तो मतलब एक तरीके से वो भी था। तो ये मेरा कहीं न कहीं मतलब प्लस पॉइंट था कि कैसे उसको टैकल किया जाए। तो सपोर्ट में मेरे फ्रेंड्स हमेशा रहा करते थे मेरे साथ। जिसको जो करना है वो करे, तेरे को जो फ़ॉलो करना है तू अपना कर करके। और उसके अलावा कहीं न कहीं सक्सेस होने में उनका जो किसी का सक्सेस था, किसी का फेलियर था, मेरे तो सीनियर फ्रेंड्स थे। तो वो भी काफ़ी मेरा एकदम हेल्पफुल था, क्योंकि जो इनसे सीखे उनसे तो वो मोटिवेशन मिला ही, एकदम जोश आया कि ये कर सकते हैं, हम भी करेंगे करके। और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में जिनका क्लियर नहीं हुआ, उनसे उनकी गलतियों से सीखा था, कि उनसे पूछा कि क्या गलती आप करते थे, क्या नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें को मतलब एक होता है ना कोलैज बना के, कंपाइलेशन बना के अपने माइंड में रखा करता था कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ये कहीं न कहीं मेरे को हेल्पफुल रहा था। सर जैसे बहुत सारे जूनियर्स हैं और सीनियर्स हैं जो एमसीआई अब देने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या हाँ।
बताना चाहेंगे कि उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसा मैं पहले भी बोला था और अब भी बोलूँगा कि आपको पास होने के लिए बस एक कोई रीज़न चाहिए रहता है, ठीक है ना? किसी का फैमिली वाला इश्यू रहता है, किसी को पैसा का इश्यू है, किसी को अपनी बंदी के लिए करना है, किसी को मेरी तरह बदला लेना है, किसी को और कुछ करना है, किसी को अपने लाइफ़ में सच में अपना ड्रीम अचीव करना है। तो बस एक रीज़न चाहिए, तो ये एक कारण हो गया। सेकंड मैं ये बोलूँगा, दुनियादारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना? मतलब 10 तरीके का ज्ञान पढ़ा है, 10 टाइप के ट्यूटोरियल होंगे, आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई कुछ और बोलेगा। लेकिन एक बेसिक फंडा आप ये रखना कि आप कर सकते हो, वो तो है ही। उसके साथ ही साथ जो माइनर सब्जेक्ट हैं, माइनर या जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, एकदम बेसिक वाले। क्योंकि हमको क्योंकि 300 क्वेश्चन आएँगे, 30 में से जो 50 क्वेश्चन रहेगा उस 300 में से, वो 50 क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा। जो अपने को सॉल्व करना है 250 में से ही चाहिए। वो 50 क्वेश्चन ऊपर वाले के साथ छोड़ दो। लेकिन उस 250 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल घूम फिर के वही रिपीट आते हैं। तो हमको मेन मतलब है उन्हीं वही 80-100 क्वेश्चन से, वो घूम फिर के वही रिपीट होके आते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। वो अगर आप अपना बचा लिए तो एकदम 100% सही है। सेम चीज़ मैं फ़ॉलो किया था, अपने सारे सीनियर्स लोगों से पूछ के ये टॉपिक्स आते हैं, ये आते हैं। पीवाईक्यूज़ देख लिए थे, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, ऑलमोस्ट मतलब 3 साल पुराने, बस 2 से 3 साल पुराने पीवाईक्यू देखे थे, मेन सब्जेक्ट्स के, और उसको बस मैं देख लिया था और काफ़ी सारा मैं मैरो पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करता था बस। ग्रैंड टेस्ट, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, बस ग्रैंड टेस्ट देता तो काफ़ी ज़्यादा देते गया तो मेरी आदत सी बन गई थी। आदमी भले बोलता है कि ज़्यादा ग्रैंड टेस्ट नहीं देना चाहिए, बट मैं बोलूँगा जितना हो सके पेल के ग्रैंड टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे थोड़ा हैबिट बनता है। इनफैक्ट एग्ज़ाम टाइम में भी मतलब ऐसा लग रहा था मैं नॉर्मल टेस्ट दे रहा हूँ। 10 से 20% बस हल्का डर था फाइनल एग्ज़ाम में करके, बाकी ओवरऑल ऐसा था कि 1 घंटा बचा था। मैं डेढ़ घंटे में पहला पार्ट खत्म हो गया था, दूसरे में 45 मिनट के तकरीबन बचा था, ऐसा सीन था। तो कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट और जो एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक जो चीज़ है ना, छोटा-छोटा टॉपिक्स जो एकदम कॉमन आते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। बस ये 2 ही चीज़ मैं बोलूँगा। बाकी तो सबको अपना जब पढ़ते रहेंगे तो समझ आ ही जाता है किसको क्या पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। बट जो क्वेश्चन आता है ना एकदम बेसिक, वो गलत नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा फाइनल वो रहेगा। सर अभी क्या हो रहा है आपके इंटर्नशिप का? कहाँ आपको इंटर्नशिप हाँ, मिली है इन वगैरह? इंटर्नशिप मैं छत्तीसगढ़ से ही कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ में मुझे मिला है राजनांदगाँव में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे मिला है, अलॉट हुआ है और अभी जस्ट कुछ दिन पहले करके मिला। तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ में इस बार मेरिट लिस्ट वाला सीन नहीं था, जिसको जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। कुछ ऐसा था, थोड़ा सीन हो गया था। तो मेरिट लिस्ट वाला तो सीन है नहीं। तो मेरा जो स्कोर कार्ड था वो थोड़ा लेट आया, 15 दिन लेट आया था, 14 तारीख को आया था। और जिनका बाकी पहले आ गया था तो पहले जाके सीट बुक कर चुके थे। तो मेरे घर के पास एक मेडिकल कॉलेज था 50 किलोमीटर दूर, तो वो चाहिए था मेरे को सिम्स। एक्चुअली मेरा ड्रीम प्लेस था। मैं बचपन से जो इंटर्नशिप था मैं वही करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो राजनांदगाँव में मुझे अलाउट हुआ और स्टाइफ़न वगैरह भी यहाँ मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जस्ट इन केस। और थैंक यू फॉर कमिंग फॉर इंटरव्यू। जी। आपने बहुत अपना हुँ। टाइम दिया और आप अभी क्लिनिक में हैं। हाँ, जी। एक जनरल ओपीडी देखता हूँ एक्चुअली मैं, एक तो ऑर्थोपेडिशियन यहाँ हॉस्पिटल में। जी। ओके, ओके। तो वीडियो एंड करते हैं सर। थैंक यू। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच यू टू फॉर ओके, इनवाइटिंग मी योर शो। और आपको भी अपने आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर भी, देखिए चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सब पढ़ाई-लिखाई पे भी ध्यान दो और फुल चिल करो, अपना कॉलेज लाइफ़ भी अच्छे से एन्जॉय करना है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सर।